रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज। आज हम बात करेंगे कि जिस एंजाइम के खोज की वजह से बायोटेक्नोलॉजी की नींव पड़ी, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये तब तक संभव नहीं था जब तक कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का पता नहीं लगा। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो है ये 1969-1970 के बीच में जो है तीन वैज्ञानिक इसमें इस्तेमाल किए, वर्नर अर्बर, हैमिल्टन स्मिथ एंड डेनियल नाथन। इन्होंने इसकी खोज जो है बैक्टीरिया में की। तो उन्होंने इस एंजाइम के बारे में ये बताया कि बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है कि ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो बैक्टीरियोफेज पहले बैक्टीरियल सेल पर अटैच करेगा, पिन से एक होल बनाएगा और अपना डीएनए उसमें इंजेक्ट कर देगा। यानी सबसे पहले हार्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट में इसी से प्रूव किया गया था, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो उसमें यह बताया गया कि प्रोटीन कोट इसकी बाहर छूटती है और डीएनए अंदर जाता है। डीएनए अंदर जाएगा और इसके दो फेट होंगे, या तो वो बैक्टीरियल डीएनए को डिग्रेड करके फ्रेगमेंट में कर देगा और खुद रिप्लिकेट, ट्रांसक्राइब और मैचुरेट होगा और नया बैक्टीरियोफेज तैयार हो जाएगा। दूसरा था कि ये जो है बैक्टीरियल डीएनए में अटैच हो जाएगा। अटैच हो करके उसी के साथ उसका रिप्लिकेशन होगा, उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसका ट्रांसलेशन होगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यदि बैक्टीरिया का डीएनए, बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरियल सेल में इंटर करता है तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो है बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट कर देता है, यानी उसको फ्रेगमेंटेड कर देता है, जिससे जो है उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो है एक तरह से ये बैक्टीरिया को डिफेंड करता है बाय द बैक्टीरियोफेज अटैक। यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जिस बैक्टीरिया में एक्टिव रहता है उस पर बैक्टीरियोफेज का कोई असर नहीं होता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो होते हैं ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, यानी 5-6 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस रहेगा, वो उनके लिए एक तरह से टारगेट रहेगा, उसी स्पेसिफिक सीक्वेंस पर काटेंगे। यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो ध्यान देने वाली बात है कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर। 5-6 न्यूक्लियोटाइड का स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा जो इसका टारगेट पॉइंट होगा। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज अपने डीएनए को क्यों नहीं काटता, यानी बैक्टीरिया के डीएनए को क्यों नहीं कट करता है? तो उसमें एक मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है। जैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो है उसमें वो बैक्टीरियोफेज के डीएनए को रिस्ट्रिक्ट करेगा और अपने डीएनए को मॉडिफाई करेगा, यानी जिससे कि जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का, उससे जो है बैक्टीरिया का डीएनए खुद को प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए जो सीक्वेंस होते हैं, यानी कटिंग साइट जो होता है बैक्टीरियोफेज के डीएनए का, वो तो कट जाता है, लेकिन जो बैक्टीरिया के डीएनए का होता है वो मॉडिफाई हो जाता है, उसमें मेथिल ग्रुप जुड़ जाते हैं, जिससे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। तो बैक्टीरिया का जो सेल्फ डीएनए है, खुद का डीएनए है, वो प्रोटेक्ट रहता है बाय द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज 4 तरह के हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। तो रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम यानी बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट करना और अपने डीएनए को मॉडिफिकेशन द्वारा प्रोटेक्ट करना, यानी मेथाइलेज एक्टिविटी जिसमें मेथिल ग्रुप ऐड होता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज फर्स्ट और थर्ड, इसमें उसी एंजाइम में जो लार्ज एंजाइम मॉलिक्यूल है उसी में रिस्ट्रिक्शन प्रॉपर्टी भी होती है और उसी में मॉडिफिकेशन प्रॉपर्टी भी होती है, यानी वो बैक्टीरियोफेज के डीएनए को रिस्ट्रिक्ट करता है और अपने डीएनए को प्रोटेक्ट करता है बाय द एक्टिविटी ऑफ मेथाइलेशन, यानी मेथिल ग्रुप को जोड़ता है। तो रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम जो है ये टाइप 1 और टाइप 3 ये दोनों में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं चारों तरह के, उसमें उनकी एक्टिविटी में डिफरेंस होता है। जैसे टाइप 1 और टाइप 3, जैसा हमने बताया, इसमें रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम पाया जाता है, लेकिन इनका यूज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में या बायोटेक्नोलॉजी में नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं कर सकते
क्योंकि जिस सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी जहाँ पर ये अटैच होंगे, वहाँ से कुछ 100, कुछ 100, सेवरल 100 बेस पेयर के आगे जा कर के ये कट करेंगे। यानी ये रैंडमली सीक्वेंस कट करेंगे, जिससे जो है इनका यूज बायोटेक्नोलॉजिकल पर्पज से या जेनेटिक इंजीनियरिंग के पर्पज से नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़, जहाँ पर ये अटैच करेंगे तो अपने कटिंग साइट तक ये ट्रैवल करेंगे, यानी इनको एटीपी की ज़रूरत भी पड़ती है। एटीपी और मैग्नीशियम आयन ये दोनों रिक्वायर होते हैं फॉर द टाइप 1 और टाइप 3 एक्टिविटी के लिए। लेकिन बैक्टीरिया की दृष्टि से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें एक ही एंजाइम मॉलिक्यूल के अंतर्गत एंडोन्यूक्लिएज यानी कटिंग की प्रॉपर्टी एज वेल एज मेथाइलेज यानी मॉडिफिकेशन की प्रॉपर्टी वो एक ही मॉलिक्यूल में रहती है। टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो है ये यही यूज होता है फॉर द बायोटेक्नोलॉजिकल पर्पज, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस के लिए हम टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये एंजाइम जहाँ पर अटैच करता है, जहाँ पर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, उसी सीक्वेंस को काटेगा, यानी उसी स्पेसिफिक साइट होती है इसकी कटिंग साइट, इसलिए ये एंजाइम ही यूज किया जाता है। और इसके लिए चूंकि इसको ट्रेवल करना नहीं है, यानी रिकॉग्निशन से कटिंग साइट तक जाना नहीं है, तो इसलिए इसको एटीपी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो लेकिन इसमें जो मिथाइलेशन की एक्टिविटी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, यानी दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज और मिथाइलेज ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। तो बैक्टीरिया के डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए मिथाइलेशन होता है, वो अलग एंजाइम से होता है। टाइप 4 ये केवल उसी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा जो पहले से ही मॉडिफाइड है, यानी मिथाइलेटेड है। यदि सीक्वेंस मिथाइलेटेड है तो टाइप 4 उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो ये चारों एंजाइम्स जो है ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं इन द रिस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया। और ये एक तरह से बैक्टीरिया की डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि बैक्टीरियोफेज के डीएनए के अटैक को रोकता है। यानी डीएनए का, बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो बैक्टीरियल डीएनए में अटैच नहीं हो पाता, ना उसके साथ रिप्लिकेशन उसका हो सकता है, ना ट्रांसक्रिप्शन, ना ट्रांसलेशन। अब इसका नामनक्लेचर करने के लिए, यानी जिस बैक्टीरिया से निकाला जाता है या जिस बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करता है जिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को, उसी के नाम पर इसको नामनक्लेचर किया जाता है। क्योंकि थाउजेंड्स टाइप के डिफरेंट एंजाइम्स हैं और करीब 100 उनकी स्पेसिफिक साइट्स होती है जिन पर वो कट करते हैं। तो इसलिए जो है इनका नामनक्लेचर जिस बैक्टीरिया से लिया गया उसका जीनस, उसकी स्पीसीज, उसका स्ट्रेन नंबर। जैसे मान लीजिए हमने लिखा EcoR1, EcoR1 मीन्स इश्चरीचिया कोलाई बैक्टीरिया से लिया गया ये, इसीलिए इसको हमने इको कर दिया। RY13 स्ट्रेन है तो उसको हमने लिख दिया EcoR1। तो जिस स्ट्रेन नंबर से इसको लिया जाएगा उसका नंबर भी इसमें लिख देंगे। तो EcoR1 यानी RY स्ट्रेन फर्स्ट। यदि उसी तरह का एंजाइम या दूसरे कटिंग साइट का एंजाइम उसमें मिलता है तो जैसे लिख दिया हमने EcoR3, तो यानी वो एंजाइम उसके बाद में लिया गया, ना कि वो टाइप हो जाएगा। जैसे हमने लिखा EcoR2, तो ये डज नॉट मीन्स कि जो है ये फर्स्ट का है, सेकंड का है या थर्ड का है। इट मीन्स कि वो EcoR1 फर्स्ट के बाद खोजा गया। तो स्ट्रेन नंबर और एंजाइम यदि हम थर्ड या सेकंड से मेंशन करते हैं तो वो उसका डिस्कवरी टाइम है कि वो कौन पहले खोजा गया है। उससे हम टाइप 3 या टाइप 4 ये नहीं दिखाते हैं। तो इस तरह से जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की डिस्कवरी जो है उसी ने जो है बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग का फाउंडेशन तैयार किया। और वहीं से जो है आर्टिफिशियल जीन कटिंग, सिंथेसिस, क्लोनिंग की धारणा जो है वो डेवलप हुई बाय द डिस्कवरी ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। इसीलिए हम जो है इसको एक तरह से बायोटेक्नोलॉजिकल टूल कहते हैं, यानी एक स्पेसिफिक साइट पर डीएनए को कट करके और उसका फॉरेन डीएनए या काइमेरिक डीएनए उसमें ऐड करके और उसको एक वेक्टर के माध्यम से एक सुटेबल सेल तक हम पहुंचाते हैं।